आज ये लाइव सेशन का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान जो इंजेक्शंस लगते हैं, जो मेडिसिन्स लगती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। और जो पर्पस है इस डिस्कशन का वो ये है कि जो कपल आईवीएफ के थ्रू पेरेंट्स बन सकते हैं, बट सिर्फ इसी डर से कि आईवीएफ के जो साइड इफ़ेक्ट है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बॉडी तो नहीं खराब हो जाती है या अंडे तो नहीं खत्म हो जाते, इस डर से नहीं कराते हैं, उनका डर दूर करने के लिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hi, good evening to all. I am Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indra IVF Vasant Kunj Center. So, IVF के जो ट्रीटमेंट है उसको समझने के लिए पहले तो ये समझते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज जिसमें जो बॉडी है वो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स यानी कि FSH रिलीज करती है, जो कि एक्ट करते हैं ओवरीज में, और जो दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एक या दो फॉलिकल्स को सिलेक्ट करती है, उनको ग्रो करती है, मैच्योर करती है और ओव्यूलेशन तक लेकर आती है। सेकेंड फेज जहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद जो एग रिलीज होता है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और ग्रो करता है, और इम्प्लांट होने के बाद उसको सपोर्ट देने के लिए जो बॉडी है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है ताकि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव हो सके। उसी तरह आईवीएफ के भी दो पार्ट्स है। पहला पार्ट जहाँ पे हम गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स जो है वो एक्सटर्नली इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं ताकि एक या दो फॉलिकल नहीं, मल्टीपल फॉलिकल्स को हम ग्रो कर सके। तो ये वही गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी में नॉर्मली ही भी बन रहे हैं, बट इनका जो क्वांटिटी है वो आईवीएफ में थोड़ा ज्यादा होता है। और जो जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें से जो एग है उनको हम बाहर ले लेते हैं, निकाल लिया जाता है माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। उसी टाइम स्पर्म लेते हैं, इक्सी करते हैं, एम्ब्रियो बना के उनको फ्रीज कर लिया जाता है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उनको सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इनको फ्रीज कर लिया जाता है। आपका जो इंजेक्शन है वो स्टॉप हो चुके हैं तो आपको पीरियड्स आएंगे, आपकी जो ओवरीज है वो नॉर्मल होगी, आपके जो इंजेक्शंस का जो हार्मोन दिए गए हैं वो फ्लश आउट होते हैं बॉडी से, और नेक्स्ट साइकिल में हम उनको फिर ट्रांसफर, जो एम्ब्रियो बाहर बनाया है उसको आपकी यूट्रस में, आपकी बॉडी में वापस ट्रांसफर करते हैं। अब क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बना है, बाहर लैब में बना है, तो बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती है, हमको उसको एक्सटर्नली मेडिसिन के थ्रू सपोर्ट देना पड़ता है। तो जो ये मेडिसिन है वह वही मेडिसिन होती है जो आपकी बॉडी नेचुरल ही भी बनाती है। प्रोजेस्टेरॉन है आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इकोस्प्रिन या कुछ और इंजेक्शन फॉर्म में मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है वो वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंडिंग आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका BMI कैसा है, आपकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं है, उनके बेसिस पे आपकी जो मेडिसिन है, डोजेस, एंडोमेट्रियल थिकनेस हो गया, उनके बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। तो इन इंजेक्शंस और इन जो मेडिसिन है ये वाले, इन सब के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो साइड इफेक्ट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, उसमें ओवरीज का हाइपर स्टिमुलेशन होता है, और जो PCOS पेशेंट होते हैं स्पेशली उनमें OHSS होने का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज्यादा होते हैं। OHSS के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो OHSS में जो है आपका थोड़ा सा आपको नोजिया हो सकता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और जो फॉलिकल्स में से जो फ्लूइड रिलीज होता है वो एब्डोमेन में आपका कलेक्ट हो सकता है, मतलब फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है जिसकी वजह से एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है। एब्डोमेन डिस्टेंशन की वजह से ब्रेथलेसनेस वगैरह हो सकती है। बट ये समझिए कि जो OHSS है वो होना ही बहुत रेयर होता है, या ऑलमोस्ट नील, मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि भी ऑलरेडी हम जो है वो ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन करते हैं, पेशेंट के प्रोफाइल, BMI है, उनका एज फैक्टर है, उनके नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने दिखते हैं डे 2 डे 3 पे, उसके बेसिस पे उनका जो इंजेक्शन है, डोजेज है, प्रोटोकॉल वो डिसाइड होता है। सेकेंड, आपका जो ट्रिगर लगता है फॉलिकल्स मैच्योर होने पे, उसमें हम HSG अवॉइड करते हैं, हम जो है ताकि आपका OHSS का रिस्क कम हो जाए। तो कौन सा ट्रिगर दे रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। देन थर्ड, कि जब हम एग रिट्रीवल करते हैं तो जो कुछ फॉलिकल्स जो मैच्योर है, लेकिन कुछ ऐसे फॉलिकल्स जो छोटे रह जाते हैं, उनमें से फॉलिकल मैच्योर एग्स नहीं मिलते हैं, बट स्टिल
हम उनका जो फ्लूइड है वो बाहर सक्शन आउट करते हैं ताकि OHSS का रिस्क कम हो सके, यानी कि जितने भी फॉलिकल्स दिख रहे हैं उनमें से सब में से फ्लूइड बाहर निकाल लेते हैं OHSS का रिस्क कम करने के लिए। देन आपका जो पोस्ट पिकअप एग रिट्रीवल के बाद जो मेडिसिन है उसमें हम जिन पेशेंट में हमको पता है कि OHSS होने का रिस्क है या फॉलिकल्स ज़्यादा है, उनमें ऑलरेडी हम एज ए प्रिकॉशन मेडिकल मैनेजमेंट दे के चलते हैं ताकि OHSS का रिस्क बिल्कुल कम हो जाए। देन द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम फ्रोजन साइकिल्स करते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो बनाया गया है वो सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनको फ्रीज कर लिया जाता है और आपके पीरियड्स आने का वेट करते हैं ताकि जितने भी हार्मोन्स आपको लगे हैं वो सब फ्लश आउट होए, आपकी ओवरी नॉर्मल हो, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए और फिर नेक्स्ट साइकिल में हम ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आपका OHSS का रिस्क कम करता है, बट एज सच आपको ये समझना जरूरी है कि OHSS रिस्क मतलब बहुत कंडीशन होना ही बहुत रेयर होता है। देन सेकेंड साइड इफेक्ट इज आपका इंजेक्शन साइट रिएक्शन। तो जहाँ पे क्योंकि जो स्टिमुलेशन इंजेक्शंस है वो 10-11 दिन डेली लगते हैं और उनके साइड पे कभी कभी किसी किसी पेशेंट को रिएक्शन भी हो जाती है, जैसे कि इचिंग होना, ब्रूजिंग होना, रेडनेस, स्वेलिंग। ये टेक्निकल इशू भी हो सकता है, यानी कि इंजेक्शन जो है वो सही से नहीं लगाया है, या फिर अगर सही में रिएक्शन है इंजेक्शन की वजह से तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है और अपने आप जो है थोड़े दिनों में हील भी कर जाती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशन या वैसे कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ मॉइस्चराइजर वगैरह जो स्किन साइट है, ड्राइनेस अगर फील होती है तो वहाँ पे आप मॉइस्चराइजेशन वगैरह यूज कर सकते, मॉइस्चर वगैरह यूज कर सकते हैं। देन मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स, क्योंकि हम जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो हार्मोनल इंजेक्शन है, FSH और LH जो गोनाडोट्रोफिन है जो आपकी बॉडी रिलीज करती है उनको हाई डोज में, तो वो एक मेनोपॉज लाइक बॉडी में एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से हॉट फ्लशेज हो गया, फ्लशिंग, हीट, स्वेटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है आपको हो सकते हैं। देन मूड स्विंग्स जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो IVF में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से होता है, प्लस थोड़ा सा आपका जो है स्ट्रेस, क्योंकि IVF को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि सक्सेस होगा या नहीं होगा, आउटकम कैसा निकलेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा पेशेंट का मतलब मूड वगैरह, इरिटेबल, एंगर, थोड़ा इमोशनली ज़्यादा रहते हैं पेशेंट्स। देन ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, फैटिगनेस, मतलब बहुत ही लेजीनेस रहती है, दिन भर नींद आती है, या फिर किसी किसी पेशेंट को ये भी हो सकता है कि नींद आने में प्रॉब्लम हो रहा है, कम नींद आती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं, और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट, इंजेक्शन खत्म, ट्रीटमेंट स्टॉप होता है, इंजेक्शन स्टॉप होते हैं, ये सारे सिम्टम्स अपने आप सबसाइड कर जाते हैं। देन आपका जो हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं ओवरीज का, सो उसकी वजह से ओवरीज जो है, दोनों ओवरीज का साइज काफी बड़ा, मतलब जितने अगर फॉलिकल्स ज्यादा है तो साइज भी काफी बड़ा हो जाता है ओवरीज का, जिसकी वजह से आपको एंड ऑफ द जो स्टिमुलेशन साइकिल के लास्ट के जो डेज होते हैं स्पेशली उसमें थोड़ा सा हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो सकता है। देन आपका कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम भी कॉमन है, क्योंकि और स्पेशली जब हम ट्रांसफ़र का टाइम पे आपको मेडिसिन देते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमको प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए एक्सटर्नली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी अच्छे उसमें देना होता है क्वांटिटी में। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो HCG, प्रोजेस्टेरोन वगैरह ये सब आपकी गट मोटिलिटी को स्लो करता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है और गैस, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए आप जो है मेडिसिन वगैरह सिंपल पेंटाप्रोजोल जो हर किसी के घर पे मिल भी जाती है वो यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए सिरप वगैरह होता है जो कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उनका मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो सिम्टम्स है ये पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को जो है हर सिम्टम हो, कि आपका जो है कि किसी किसी पेशेंट को तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनका जो IVF का जो टाइम है वो बहुत इजीली निकल जाता है। पर मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू हर किसी को होता है वो सिर्फ यही है कि डेली इंजेक्शंस लगते हैं IVF में, जो कि 10 से 11 दिन लगते हैं। बट ये समझिए कि जो इंजेक्शंस है
जो नीडल है, ऑब्वियसली वो कोई नहीं चाहता नीडल डेली प्रिक अपने आप को करवाना। तो जो नीडल है वो काफ़ी पतली होती है, काफ़ी स्मॉल होती है, जैसे इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन के लिए जो नीडल यूज़ होती है वो सेम होती है। और इंजेक्शन लगाना इतना सिंपल है कि जो पेशेंट है वो खुद से सेल्फ भी इंजेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, एंड उनको बार बार सेंटर पे आने की जरूरत नहीं होती है, वो घर पे पैक करा के ले जा सकते हैं, एंड जो है इंजेक्शन को सेल्फ भी लगा सकते हैं। तो ये मेन जो है आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इनको मतलब हम तो इनके लिए आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये सारे सिम्टम्स को जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है आप उसको हेल्दी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट ले, अवॉइड स्ट्रेस। ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है स्ट्रेस वगैरह, क्योंकि आईवीएफ में इमोशनली एंड फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन रहता है, बट स्टिल ट्राई जितना आप अपने आप का स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जिसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और आप जो है इमोशनल सपोर्ट के लिए स्पेशली जो सिर्फ वाइफ नहीं, हस्बैंड को भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक दूसरे को आप इमोशनली काफ़ी सपोर्ट करें। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है तो उनको इन्वॉल्व करें। अगर कोई फ्रेंड्स है जो कि आपको सपोर्ट अच्छे से कर सकता है तो आप उनसे भी अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। देन अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रीनेटल विटामिन्स वगैरह आप स्टार्ट जरूर करें। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अपने आप को हाइड्रेशन, आपका जो हाइड्रेशन है अपने आप को हाइड्रेट रखें। फ्लूइड किसी भी फॉर्म में, पानी हो गया, लेमन वाटर हो गया, जूस वगैरह हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो आपको कम होएगी। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उनके जवाब देने का पूरी कोशिश करती हूँ। So we have few questions. IVF के बाद वेट गेन होता है, वो बाद में कम हो जाता है क्या? So yes, वेट गेन थोड़ा सा आपका फ्लूइड जब इंजेक्शंस लगते हैं तो बॉडी में थोड़ा पफिनेस, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह की वजह से भी थोड़ी सी बॉडी स्वेल, मतलब वेट गेन ज़्यादा लगता है। प्लस जैसे ही आईवीएफ का ट्रीटमेंट बंद होता है आपका काफ़ी जो बॉडी है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। प्लस अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट अच्छी रख रहे हैं, तो वेट जरूर लूज हो जाता है। इट्स नॉट ए मेजर इशू। देन आईवीएफ से रिलेटेड कोई लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर 10 साल बाद या 5-6 साल बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। सो आईवीएफ का लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी बॉडी को लेके, आपके किसी भी ऑर्गन को लेके कोई भी कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं है। इवन जो हार्ट पेशेंट होते हैं या कोई पेशेंट जिनको अस्थमा है, वो उन सब में भी आईवीएफ हो सकता है। उनके जो डॉक्टर है कंसर्निंग, उनको लूप में लेके कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी है, कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, उन सब के अच्छे से मैनेज करके ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आईवीएफ का एज सच लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आईवीएफ के बच्चे में एबनॉर्मलिटीज होती है क्या? तो नहीं, आईवीएफ के जो बच्चे हैं बिल्कुल नेचुरल कंसेप्शन जैसे ही होते हैं। और इवन आईवीएफ जो होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के 3 हफ्ते हैं, उसमें हमको सिर्फ मेडिसिन सपोर्ट अच्छे से देना होता है। एक बार 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो आईवीएफ में जो प्रेगनेंसी वो बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। इवन जो पेशेंट जिनमें मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन या मल्टीपल आईवीएफ फेलियर की हिस्ट्री है, उसमें आईवीएफ हेल्प्स, क्योंकि जो सबसे कॉमन रीजन है अबॉर्शंस के फर्स्ट 3 मंथ्स में वो जेनेटिक इश्यूज होते हैं। तो आप आईवीएफ में एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू भी आप जो है उस रिस्क को कम कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इंजेक्शन से पेन होता है क्या? सो इंजेक्शंस एज सच पेनफुल नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल इंजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया उनकी जो नीडल है वो बिल्कुल इंसुलिन सिरिंज नीडल जो होती है वही होती है और इतनी इजी होता है कि पेशेंट खुद से घर पे भी लगाते हैं। बट यस,
जो नीडल प्रिक वाला पार्ट है वो जो है वो ऑब्वियसली डेली इंजेक्शन लगना और वो सब थोड़ा सा आई थिंक किसी के लिए इशू हो सकता है, बट इंजेक्शन से कोई पेन नहीं होता है। मैम इंजेक्शन में के बाद में चले जाते हैं क्या? हाँ जी, जो इंजेक्शन है स्पेशली जो हम ब्लड थिनर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा जो एरिया है इंजेक्शन का वहाँ पे थोड़ा डिस्कलरेशन होता है, बट जब वो इंजेक्शन बंद होते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप सबसाइड कर जाते हैं, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ में सर्जरी जो होती है उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है। जो आईवीएफ में सर्जरी है वो सिर्फ आपके जो एग्स निकाले जाते हैं वो बेहोशी में निकाले जाते हैं। जो आईवीएफ जो बेहोशी में प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। जनरल एनेस्थीसिया आपको पूरा बेहोश करा जाता है। जो प्रोसीजर है वो हार्डली 10 मिनट्स का होता है और आपको कोई कट कोई स्टिचेस नहीं आते हैं। आप आराम से 2 घंटे ऑब्जर्वेशन के साथ सेम डे पे आप डिस्चार्ज भी कर दिए जाते हो। उसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। एंड प्रोसीजर करने से पहले सभी पेशेंट का एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप भी होता है जिसमें पेशेंट को पूरा असेस करा जाता है कि वो फिट है या नहीं है सर्जरी के लिए। मैम आईवीएफ ट्रांसफर के बाद ड्यूटी जा सकते हैं या नहीं, या रेस्ट जरूरी होता है? आप हमारे आईवीएफ के बाद हम पेशेंट को बिल्कुल बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं करते हैं अनलेस कि पेशेंट को जो है आपका पेशेंट जो कोई हाई रिस्क तो नहीं है, जैसे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या कोई पहले अबॉर्शंस की हिस्ट्री है या कोई मेजर ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमको उनको रेस्ट के लिए एडवाइस करना पड़ रहा है। तब तक अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो हम पेशेंट को बिल्कुल बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप वर्किंग है तो आप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। पूरे आईवीएफ साइकिल में हमें कितनी विजिट्स करनी पड़ेगी? वो थोड़ा पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 विजिट्स लगती है, जिसमें से आपकी जो मेन मेजर चीज है वो आपका जब स्टिमुलेशन होता है उसके लिए हमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो 4-5 विजिट्स आपकी तब लगती है फ्रॉम जिस दिन स्टार्ट हो रहा है आईवीएफ ट्रीटमेंट से लेके एम्ब्रियो काउंसलिंग के लिए, और फिर बाद में ट्रांसफर के टाइम की आपकी 2 या 3 विजिट्स हो सकती है। इंजेक्शन पेनफुल होते हैं क्या? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंजेक्शन पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इंजेक्शंस जो है वो काफ़ी सिंपल है, सेल्फ इंजेक्ट आप कर सकते हैं। नीडल बहुत ही छोटी बहुत पतली होती है, जो कि इंसुलिन भी के जो नीडल है उसमें यूज़ होती है। उससे कोई इश्यू नहीं होता है, पेन नहीं होता है अगर सही तरीके से आप इंजेक्शन लगाते हैं तो। मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है क्या? मेडिसिन वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेडिसिन दी जाती है वो एक प्रेगनेंसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही दी जाती है। आपको जो है उसके जो साइड इफेक्ट है, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, थोड़ा सा क्रैम्पिंग वगैरह होना, ये सब वही सिम्टम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लॉटिंग हो गया, ये सारे जो कि आप किसी पेशेंट को होंगे, किसी पेशेंट को नहीं होते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीना है, वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज करें अवॉइड करने के लिए। बट अगर नहीं रिलीफ मिलता है तो आप उनको मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद अगर स्पॉटिंग हो तो क्या डरने की बात है? एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद स्पॉटिंग काफ़ी पेशेंट्स को हो जाती है, अनटिल अनलेस की बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इम्प्लांटेशन की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, बट हाँ, आपको जो है अपना मेडिसिन वगैरह का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि स्पॉटिंग हो रही है और आप मेडिसिन छोड़ दें, और जो भी आपके कंसर्निंग डॉक्टर है आप तुरंत कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे एज ए प्रिकॉशन आपको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन आपको स्टॉप करनी है, होल्ड करनी है, या कुछ इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगवाने हैं या नहीं। आईवीएफ में ट्विंस ही होते हैं क्या? आईवीएफ में ट्विंस का जो रिस्क होता है वो
20 to 30% ही होता है, और वो भी आपका डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोज कैसे हैं, आप कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, आपका यूट्रस का जो है वो कंडीशंस कैसी है उसके ऊपर। तो एज सच आईवीएफ का ट्विन होने का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है आईवीएफ में। आई थिंक दैट्स ऑल। इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपके स्टिल कोई सवाल है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए और उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी मैं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.